आज का ये जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये बहुत रेलेवेंट है सबके लिए, क्योंकि आज हम मिल करके इस टॉपिक की डेप्थ में जाने वाले हैं कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। मेरे पिछले 2 पॉडकास्ट जो अपलोड हुए हैं उसमें मैंने देखा कमेंट सेक्शन में कि बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं है कि अगर वो यहाँ पर आना चाहते हैं तो कैसे आएँ। तो अगर आप एक एक्सपर्ट हैं किसी भी फील्ड में तो आप हमको एक ईमेल भेज सकते हैं info@sandeepmaheshwari.com पर। तो हमारी टीम उस ईमेल को देखेगी, वो समझेगी कि आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपर्टीज़ है और आपका क्या एक्सपीरियंस है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या ऐसा टॉपिक यहाँ पर कवर कर सकते हैं मिल करके जिससे कि जो व्यूअर्स हैं उनका कुछ बेनिफिट हो सके। तो इससे पहले कि हम अपनी इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करें, इट वुड बी ग्रेट कि अगर आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। Hello everyone, I am Dr. Puneet Rehani. I am a physiotherapist by profession. So after completing my Bachelor of Physiotherapy, which is around about 4.5 years of course, I did my Masters in Neurological Disorders, which, we learned about a lot of how to treat spinal cord cases, how to treat paralysis cases, Then I treated a lot of Bollywood celebrities. I treated a lot of, sports people like Indian cricket team members also I treated. And then I worked under German orthopedic surgeon, where I learned about lots of sports, lots of how to deal with the sports patients. And after that, I got certified in osteopathy and chiropractic. And then I did my certificate course in Pilates as well. कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया? सर मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो अब इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? अगर ये जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, तो ये सुनते ही सबसे पहले माइंड में क्या आता है कि किसी के एब्स बने हुए हैं और बड़ी बड़ी बाइसेप्स है, चेस्ट बाहर निकल रही है। इज दैट फिटनेस, या फिटनेस कुछ और ही है जो ज़्यादातर लोग उस डायरेक्शन में सोचते नहीं हैं? या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी हमको देख रहा है और वो अपनी जर्नी को शुरू कर रहा है, कहीं कोई जिम ज्वाइन करने वाला है या घर पे ही कोई अपनी ट्रेनिंग शुरू करने वाला है, तो उसको अगर हमको डिफाइन करना हो फिजिकल फिटनेस का एक्चुअल में मतलब, फिजिकल स्ट्रेंथ का एक्चुअल में मतलब क्या है, कि सिर्फ बाहर से अपीयरेंस ही है उसका मतलब, या और भी कुछ है जो ज़्यादातर लोग जिस तरह से नहीं देखते हैं, तो अगर उसको हमको डिफाइन करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स अ वेरी बिग मिथ कि फिजिकल फिटनेस को क्वांटिफाई करते हैं लोग एब्स से, बाइसेप्स से, चेस्ट बल्ज आउट से या जिम से, राइट? आई अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो, बट दिस इज एट द एंड। और कैन वी कॉल इट कि इट इज एट अ सुपरफिशियल लेवल? इट्स ऑन द सुपरफिशियल लेवल, यस, यू आर राइट। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बाहर से फिट लग रहा है देखने में वो अंदर से भी फिट है। वो फील कर रहा है फिट, या फिर वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे फिट दिख रहा है या दिख रही है। यस, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे जिम क्लाइंट्स देखे हैं जो जिम ऑलरेडी कर रहे हैं, इवन फिजिकल ट्रेनर्स भी, जैसे मैंने मेंशन किया कि बॉलीवुड स्टार्स को भी देखा है मैंने, जिसमें वो दे आर गुड एब्स, गुड बॉडी, बट एक्चुअली दे हैविंग लॉट ऑफ पेन in the back, in the knee, in the neck, so they're having a lot of pain. So on that basis I can say, ठीक है, it's important, but it's not 100%. So अगर हम beginners की बात करें, जैसे आपने बोला, तो physical fitness मैं as a define करता हूँ, if you're stable functionally, if you're stable mentally, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, he or she is a fit. बट अगर हम ये बात करें सिर्फ फिजिकल फिटनेस के बारे में, तो उसके बारे में आपका क्या टेक है कि लोग किस तरह से समझते हैं और एक्चुअल में रियलिटी क्या है? सो आई ट्राई टू सिंप्लीफाई इन वेरी वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी। सो अगर हम एक फॉर एग्जांपल ये टेबल है, लाइक टेबल को अगर बेस हम बात करें, जो 4 पिलर्स हैं बेसिकली टेबल के, तो फिटनेस को मैं कहना चाहूँगा फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड प्रायोरिटी सस्टेनेबिलिटी, थर्ड कम्स स्ट्रेचिंग, द फोर्थ कम स्ट्रेंथ। सो बेसिकली हमने उसको, जैसे एस है, सो वी कैन द 4S बेसिकली, 4S फॉर द फिटनेस। व्हाट यू आर सेइंग इज कि अभी देखा जाए तो जो नॉर्मल जो थॉट प्रोसेस है लोगों की, ये ज़्यादातर लोग जिस तरह से फिटनेस को देखते हैं, यू हैव टर्न्ड इट अपसाइड डाउन। यस, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि लास्ट में आता है स्ट्रेंथ, जबकि लोगों के लिए फिटनेस का मतलब सबसे पहले स्ट्रेंथ है। हाँ जी, सेफ्टी तो कहीं पर आता ही नहीं है, कहीं पीछे होता है। वो तो जब कोई इंजरी हो जाती है या कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बाद वो थॉट माइंड में आना शुरू होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तब तक बहुत देर। तो आपने क्या किया, सबसे पहले रखा है सेफ्टी को। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मेरे पास लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स आते हैं जो कि जिम कर रहे थे एंड आफ्टर दैट सडनली इंजरी हैपन। सो आई यूज्ड टू फर्स्ट ऑफ ऑल असेस हिम, या मैं सबसे पहले उनसे पूछता हूँ कि एग्जैक्टली ये हुआ कैसे, हाउ दिस पेन स्टार्टेड, या इंजरी कैसे हुई। तो वो कहते हैं कि हम जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे एंड हमें पोस्चर मैंने में तो पता ही नहीं था, बट जो ट्रेनर ने बता दिया हम उसी में पुश कर रहे थे अपने आप को। इनफैक्ट कई बार
पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम थी ऑलरेडी, लेकिन हमने फिजिकल ट्रेनर को बताई नहीं, सो जिसकी वजह से भी मुझे इंजरी हो गई. सो यू नो दिस इज सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो, कि सबसे पहले सेफ्टी के अंदर आता है सेल्फ एनालिसिस. वी शुड नो कि हमारी प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है. वी शुड नो द नॉलेज ऑफ पॉस्चर्स, कि हमें किस पॉस्चर में कौन सी एक्सरसाइज करनी है. लाइक जोन सी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि कहीं हम हमारे को डैमेज तो नहीं कर रही, कहीं किसी बॉडी पार्ट को डैमेज तो नहीं कर रही, राइट. मेरे को पहले ऑलरेडी इंजरी है, अगर मैं उस एक्सरसाइज को करती चली जाऊँ या करता चला जाऊँ वो भी गलत पोस्चर, वो भी गलत पोस्चर में, तो वो डैमेज कर सकती है हमारी बॉडी को. सो आफ्टर दैट वी हैव टू नो, वी शुड नो रिकवरी. सो जैसे हमने एक्सरसाइज करी, फॉर एग्जाम्पल हमने 5 days a week एक्सरसाइज करी, सो हमें बॉडी को रिकवरी टाइम भी देना चाहिए, हमें बॉडी को रेस्ट भी देना चाहिए. अगर हम वो रिकवरी टाइम नहीं देते हैं तो वी आर प्रोन टू इंजरी. फिर चाहे आप कितनी लेवल की एक्सरसाइज करते चले जाओ, चाहे आप इंटेंसिटी हाई करते जाओ, डेफिनेटली वी गो प्रोन टू इंजरी. सो वो हमें बहुत ध्यान रखना है. मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज कि मसल्स को जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम एक तरह से टीयर कर रहे हैं, टीयर कर रहे हैं बेसिकली. तो उसको रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए. और अगर हम वो टाइम नहीं दे रहे हैं या बीच में जितना टाइम देना चाहिए, मतलब मिनिमम 2 से 3 दिन का, अगर हम वो नहीं दे रहे हैं, मिनिमम 2 days तो देना ही चाहिए. तो अगर हम उतना टाइम नहीं दे रहे हैं एक मसल को रिकवर होने के लिए, तो वी आर प्रोन टू इंजरी. फिर इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन एंड व्हाट्स द लेवल ऑफ द पर्सन. लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक बिगनर है या एक मॉडरेट लेवल पे एक्सरसाइज कर रहा है या फिर बहुत हाई एथलेटिक लेवल पे है, वो डिपेंड करता है फिर बॉडी टू बॉडी किस लेवल की आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो. बट हम बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं बेसिकली, बिगनर्स या इंटरमीडिएट लेवल पे जो लोग हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. राइट. सो बिगनर तो मतलब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें रेस्ट भी देना है. हमें ये नहीं कि यू नो 7 days और 2 hours एक्सरसाइज करें, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. सो अगर हम आइडियली बात करें कि कितना होना चाहिए, सो आइडियली मैं कहूँगा 30 minutes to 1 hour फॉर 5 days a week. दैट्स द एक्चुअल, मतलब जो रिसर्च भी प्रूव करती हैं, दैट्स द एक्चुअल टाइम कि हमें इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए फॉर द बिगनर्स एंड इंटरमीडिएट. मैं एक बार इस सेफ्टी वाला जो पॉइंट आप टच कर रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं ज़्यादातर लोग. यस. और हमने इंटरनेट पे भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं कि कोई उल्टी सीधी एक्सरसाइज कर रहा है, करते करते एकदम से वो बेहोश हो गया. ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर डेथ तक हो गई. तो अगर आपकी डेथ ही हो जाती है तो फिर ऐसी एक्सरसाइज का क्या फायदा? किसके लिए बॉडी बना रहे हो? इवन आपने ये भी देखा होगा जो बहुत हैवी वेट उठाते हैं वो वॉमिटिंग कर देते हैं एट द सेम टाइम. यू नो, सो दीज आर थिंग्स दैट यू शुड नो. और स्लिप डिस्क वगैरह तो कॉमन है, वेरी वेरी. ये तो मैंने मतलब ऑलमोस्ट हर दूसरे बंदे को देखा है जिम में जो कर रहा होता है, कोई ना कोई इंजरी किसी ना किसी को होता ही है. कभी कोई शोल्डर डिस्लोकेट हो गया, शोल्डर, नी पेन, दीज आर वेरी वेरी कॉमन. इवन टेनिस एल्बो इज वेरी वेरी कॉमन. एल्बो में पेन इज वेरी वेरी कॉमन, क्योंकि रिस्ट की प्रॉब्लम कॉमन है. रिस्ट की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है. हाँ, गलत पोजीशन में करी, उसके बाद में रिस्ट में प्रॉब्लम आ गई, और एक भी प्रॉब्लम आ गई तो उसकी पूरा जो फ्यूचर है एक तरीके से वो उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया. कई बार क्या होता है हमारी बोन्स की अलाइनमेंट और जॉइंट की अलाइनमेंट चेंज हो जाती है एंड रिस्ट से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई. समटाइम इट गोज टू एल्बो, समटाइम इट गोज टू शोल्डर, इवन समटाइम गोज टू नेक. सब कुछ इंटरकनेक्टेड है. और फिर नेक में प्रॉब्लम आई तो बैक में भी आएगी, स्पाइन में आएगी, पूरा सब जगह आएगी. तो इससे धीरे धीरे करके प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है. राइट. तो ये हमने पहला पॉइंट टच किया, सेफ्टी. नेक्स्ट आता है सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि हम कितनी ड्यूरेशन तक अपने वर्कआउट को मेंटेन रखते हैं, सस्टेन रखते हैं. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अच्छा, सस्टेनेबिलिटी आती है अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हो. अगर आप वर्कआउट को एंजॉय नहीं कर रहे हो देन डेफिनेटली आप सस्टेन नहीं कर पाओगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे तो आपकी बॉडी में जो चेंजेस आप लाना चाहते हो वो नहीं आएंगे. लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक बहुत मोटा पर्सन है, वो वेट लूज करना चाहता है, उसे यू नो आपकी वीडियो देख के मोटिवेशन आया कि चलो वेट लूज करते हैं. उसने कुछ टाइम तक तो किया, बट उसको लगा कि हाँ चलो रिजल्ट आ रहा है, बट उसकी वो मोटिवेशन कम हो गई, ख़त्म हो गई. एंड आफ्टर दैट ही स्टॉप्ड, कंप्लीटली स्टॉप्ड, राइट. तो नेचुरली जो रिजल्ट पहुंचना था वो उस रिजल्ट पे वो नहीं पहुंच पाएगा. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जैसे इनिशियली क्या होता है हमारी बॉडी में, जब हम बॉडी बनाने की कोशिश करते हैं, मसल बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं और एकदम से छोड़ देते हैं, तो बॉडी रिएक्ट्स इन अ नेगेटिव वे कि कुछ आपने बॉडी में चेंजेस करने की कोशिश करी, बट उसके बाद एकदम से यू नो अपोजिट रिएक्शन हो गया और बुरी सिचुएशन हो गई, जो पहले सिचुएशन हो गया. सो आपने कई बार देखा भी होगा, कई लोग जैसे बॉडी बनाते हैं इनिशियली तो मसल मास अच्छा बिल्डअप हो जाता है, बट जैसे वो छोड़ देता है तो सारा फैट लटक जाता है. मतलब आप कह रहे हो कि चाहे कुछ भी हो रेगुलर रहना है, रेगुलर है, चाहे कम करो लेकिन रेगुलर करो. रेगुलर लो, चाहे 15 मिनट्स करो. जैसे किसी दिन टाइम नहीं है तो पूरा अपना वर्कआउट स्किप कर देंगे,
इट्स बेटर कि 1 घंटे की बजाय 15 मिनट कर लो, यस, लेकिन सस्टेन करो उसको। सस्टेन करो। जब आप वर्कआउट को सस्टेन करते हो, आपका मूड भी बहुत हाई लेवल पे रहता है। आप एनर्जेटिक रहते हो। Right. आप अपने जैसे हमने आपके कई उसमें पीछे जो वेबिनार हुए हैं कॉट इन द वेब में आपने बात की थी, ब्रेन में हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपको एक फील गुड फैक्टर देते हैं। आई थिंक इसको कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता, जो बात आप कह रहे हो। फिजिकल अपीयरेंस के लिए वर्कआउट करना कैन बी क्वेश्चन, यस, क्योंकि वो बाहर से दिखाने वाली चीज़ हो गई। बट व्हाट यू आर सेइंग इज, पहला आपने बोला सेफ्टी, दूसरा आपने कहा सस्टेनेबिलिटी, कि भाई ये नहीं कि हम गए बड़े एक्साइटमेंट के साथ में जिम में या कहीं पर भी अपना कोई वर्कआउट शुरू किया, जैसे आई थिंक 90% लोगों के साथ में होता भी है। होता है, यस, ट्रू। और मेरे ख्याल में जो जिम एक्चुअल में प्रॉफिट कमाता है वो इन 90% लोगों से ही कमाता है। जो रेगुलर आते हैं वो तो बहुत ही कम लोग होते हैं, कम लोग होते हैं कि आए बड़े एक्साइटमेंट के साथ में, पैसे दिए, उसके बाद में 10 दिन तक 15 दिन तक तो पागलों की तरह एक्सरसाइज करी, उसके बाद में छोड़ दिया। उसके बाद छोड़ दिया। तो व्हाट यू आर सेइंग इज, इससे बेटर ये है कि धीरे धीरे आगे बढ़ो, टेक बेबी स्टेप्स। यस, सो अब हमने बात करी सेफ्टी की, सस्टेनेबिलिटी की, नाउ हम बात करते हैं स्ट्रेचिंग की। बिफोर स्ट्रेंथ स्ट्रेचिंग इज इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज क्या होता है, हमारी जो डेली लाइफस्टाइल है, मेजरली हम वर्क करते हैं सिटिंग में, मेजरली इवन जो वाइट कॉलर जॉब पीपल हैं, जो MNCs में हैं, सो मेजरली वो सिटिंग वर्क ज़्यादा है हमारा एज़ कम्पेयर टू स्टैंडिंग और वॉकिंग। बट हमारी बॉडी बनी है वॉकिंग के लिए। अब सिटिंग से प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी बॉडी स्टिफ होती चली जाती है। लाइक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। राइट नाउ वी आर सिटिंग, राइट। अब जो हमारी नी जॉइंट है वो नी जॉइंट 90 डिग्री बेंड है इस वक्त, बट एक्चुअली में नी जॉइंट की जो रेंज है वो 130 टू 135 डिग्री है, बट हम उसे यूज़ ही नहीं करते हैं। पहले क्या होता था, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं दे यूज़ हिंदी टॉयलेट, सो उसमें या दे सिट फॉर लॉन्ग इन अ क्रॉस लेग सिटिंग पोस्चर, उसमें नी जॉइंट का जो रेंज है वो 100% यूज़ होता था, बट अब वो नहीं है। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो नी की जो रेंज है, हम 90 डिग्री तो यूज़ कर रहे हैं, बट जो 90 से 135 डिग्री तक की रेंज है वो हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर इस कम रेंज के साथ हम एक्सरसाइज करने जाएंगे तो अगेन वी प्रोन टू इंजरी। दैट्स वाई फ्लेक्सिबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्ट्रेचिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो व्हाट यू आर सेइंग इज फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी एक्सरसाइज से पहले भी और बाद में भी, आइडियली। और ये भी मैंने देखा है बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग, इवन जिम में जो जाते हैं बहुत कम करते हैं। मतलब आपके हिसाब से क्या रूटीन होना चाहिए कि अगर कोई मानो 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहा है जिम में, एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि वही डंबल उठा रहा है, अपना रॉड पे बेंच प्रेस वगैरह कर रहा है और वो सब कर रहा है, तो उसमें कितनी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए पहले और बाद में, कितने कितने मिनट होनी चाहिए? पहले मैं थोड़ा सा टाइप बताता हूँ स्ट्रेचिंग के। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग, वन इज स्टैटिक, वन इज डायनामिक। स्टैटिक में भी 2 टाइप होते हैं, विच इज एक्टिव एंड पैसिव, राइट। सो एक्टिव मीन्स मैं खुद कर रहा हूँ स्ट्रेचिंग, मुझे पता है कि मुझे कौन सी मसल को कैसे स्ट्रेच करना है। पैसिव मीन्स आपका कोई अदर बंदा स्ट्रेचिंग कर रहा है, कोई और कर रहा है, लाइक जिम ट्रेनर कर रहा है या फिजियोथेरेपिस्ट कर रहा है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग में ये होता है कि आप उस स्ट्रेच को होल्ड करते हो मिनिमम फॉर 30 सेकेंड्स, राइट, 2 to 3 टाइम्स उसको होल्ड करते हो। डायनामिक स्ट्रेचिंग में ये होता है आप उसको होल्ड नहीं करते हो, आप जैसे मूवमेंट्स करते हो, राइट, उसको पर्ट्यूबेशंस देते हो बेसिकली एक मसल को स्ट्रेच करने के लिए। अगर हम बात करें कि वर्कआउट से पहले, बिकॉज इट्स अ वार्म अप फेज, राइट, सो वार्म अप फेज में हमें डायनामिक स्ट्रेचिंग यूज़ करनी चाहिए, बिकॉज वो क्या करती है, वो मसल को एक्टिवेट करती है। बट कूल डाउन फेज जो आता है, सो जैसे वार्म अप फेज हो गया, देन एक्सरसाइज टाइम, देन कूल डाउन फेज। कूल डाउन फेज में हमें स्टैटिक स्ट्रेच यूज़ करना चाहिए। Okay. वो हमें हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है। और उसका ड्यूरेशन कितना कितना होना चाहिए? सो टोटल इनिशियली कूल डाउन फेज 15 मिनट्स का और लास्ट में भी 15 मिनट्स का। तो आप कह रहे हो 15 मिनट पहले एक स्ट्रेचिंग होनी चाहिए और 15 मिनट बाद में होनी चाहिए अगर कोई 1 घंटा वर्कआउट कर रहा है तो। यस, बट ऐसा यूजुअली होता नहीं है, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, बहुत कम होता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप कह रहे हो कि अगर स्ट्रेचिंग प्रॉपर नहीं हुई तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसके बाद में हम स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहे हैं, जो नेक्स्ट स्टेप आप कह रहे हैं, यस, तो उसमें इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। यस, क्योंकि अगर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो हम किसी भी जॉइंट की एक्सरसाइज जब हम कर रहे हैं तो उस जॉइंट को हम पूरा एफिशिएंटली यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू यूज़ इट देन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू इंजर। मतलब करेंगे कोई और एक्सरसाइज, उसका इफेक्ट कहीं और ही आएगा, इफेक्ट कहीं और आएगा, बिकॉज बॉडी क्या है, बॉडी कंपनसेट करती है हर चीज में। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे एल्बो में रेंज नहीं है या एल्बो में रेंज कम है तो मैं कंपनसेट करूंगा या तो शोल्डर से या रिस्ट से। सो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए लोगों को ये शोल्डर की प्रॉब्लम आ जाती है जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि यूज़ होना चाहिए ये वाला जॉइंट जबकि यूज़ हो रहा है ये वाला जॉइंट सारी एक्सरसाइज में। तो हम कोई अगर मान लो चेस्ट की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तब भी सारा लोड शोल्डर के ऊपर आ रहा है, बाइसेप्स कर रहे हैं तब भी शोल्डर के ऊपर आ रहा है।
तो एक तरह से देखा जाए तो शोल्डर को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है, रेस्ट ही नहीं मिल रहा। क्योंकि फिर हम चाहे बाइसेप्स करें, चाहे ट्राइसेप्स करें, चाहे कुछ भी करें, शोल्डर तो रोज ही एक्टिवेटेड है, मतलब डेली उसके ऊपर काम हो रहा है, जिसकी वजह से उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है और उसकी वजह से वियर एंड टेयर की वजह से वो इंजरी हो जाती है। सो दैट्स व्हाई स्ट्रेचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्ट्रेचिंग भी आपने बता दी 2 तरह की होती है, डायनामिक एंड स्टैटिक। डायनामिक आप कह रहे हो स्टार्टिंग में बेटर है, स्टैटिक एंड में बेटर है, और आइडियली इट शुड बी 15-15 मिनट्स, 15-15 मिनट होनी चाहिए स्ट्रेचिंग। तो योगा किस कैटेगरी में आता है, इज इट डायनामिक और स्टैटिक? आई थिंक स्टैटिक में आएगा। योगा स्टैटिक में आता है क्योंकि योगा में डिफरेंट पोजेज है जिसको आप होल्ड करते हो। होल्ड करते हैं, राइट। आइडियली योगा में होल्ड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे फोकस मोर ऑन द ब्रीदिंग व्हिच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी मसल्स को, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन तो चाहिए। सो जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक, इवन ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो भी वी आर प्रोन टू इंजरी, क्योंकि मसल्स को हम वर्कआउट तो करवा रहे हैं बट प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। सो इसलिए ब्रीदिंग इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम मेजरली मिस कर जाते हैं। और ऐसे ही डाइट एंड न्यूट्रिशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको अभी हम टच नहीं कर रहे, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या इनफैक्ट अगर आप अभी इस कॉन्वर्सेशन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप डाइट और न्यूट्रिशन में कोई एक्सपर्ट हैं, तो आप हमको ईमेल भेज सकते हैं। आई वुड लव टू सिट विद यू एंड टॉक टू यू अबाउट डाइट एंड न्यूट्रिशन। अभी तक हमने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, दैट इज सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग। तो चौथा पॉइंट क्या है? अब आता है स्ट्रेंथ जो लोग सबसे पहले रखते हैं वो लास्ट में कवर कर रहे हैं। सो स्ट्रेंथ अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज अगर हमारी बॉडी प्रॉपरली स्ट्रेंथन है, अगर हमारी मसल्स में स्ट्रेंथ है, तो हम अपने डेली एक्टिविटी को, डेली रूटीन को बड़े आसानी से कर लेंगे, इवन विदाउट पेन and even without fatigue, because that's also a definition of fitness. अगर आप कोई भी काम को without fatigue complete कर लेते हो overall day में, on that basis also you can say you are fit. अगर हम strength के benefits के बारे में बात करें, so the major benefit जो मुझे लगता है, आपकी joints के ऊपर pressure हटा देते हैं muscles। अगर आपकी muscles strong है, अगर आपकी muscles strengthen है, तो joint के ऊपर pressure हट जाता है। सारा जो आपका बॉडी वेट है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं मसल्स, आइडियली जैसा होना चाहिए। इसमें एक वेरी पिक्यूलर पॉइंट, जो कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनका ओवरवेट है, राइट। अब वो कहते हैं कि हम डॉक्टर पास गए तो डॉक्टर ने बोला वेट कम करो, राइट, बट मुझे तो पेन है, मुझे तो नी में पेन है, मुझे तो बैक में पेन है, मैं वेट कैसे कम करूँ? क्योंकि वेट कम करने के लिए मुझे एरोबिक्स करना पड़ेगा, मुझे रनिंग करनी पड़ेगी, मुझे जॉगिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम उनको ये ट्रेन करते हैं कि आप वेट कम करो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते रहो, ताकि जो जॉइंट पे लोड है वो कम हो जाए, क्योंकि जैसे ही जॉइंट पे लोड कम होगा आपका पेन कम होता चला जाएगा। देन यू विल बी मोर पुश योर बॉडी फॉर द वेट लॉस। आप बेसिकली ये कह रहे हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर कोई पर्सन है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो उसको डायरेक्टली ये नहीं कि वो गया जिम में या कहीं पर भी और भागना शुरू कर दिया, जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं कि पार्क में भागे चले जा रहे हैं घंटे तक, या ट्रेडमिल पे भागे ही चले जा रहे हैं, क्योंकि उससे क्या है कि जॉइंट पे लोड आएगा, क्योंकि अभी उनकी मसल स्ट्रांग नहीं है, तो सारा लोड आ जाएगा जॉइंट पे। तो आइडियली उनको क्या करना चाहिए? मसल ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिससे कि पहले मसल स्ट्रांग हो, फिर एरोबिक ट्रेनिंग जो है वो करनी चाहिए, राइट। या कोई भी जंपिंग वाली हो गई, या ट्रेडमिल हो गई, या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज हो गई जिससे कि डायरेक्टली जॉइंट्स पे लोड आने वाला है, तो उसको बियर करने के लिए पहले मसल्स को स्ट्रांग करो, डाइट के थ्रू अपने वेट को कम करो, क्योंकि आई थिंक डाइट का बहुत मेजर रोल है वेट लॉस में। अगर इसको रेशियो में देखना हो तो मेरे अकॉर्डिंग इट्स अराउंड 80-20, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? इट्स ऑन द रिसर्च बेसिस 70-30। तो 70% इज डाइट एंड 30% इज वर्कआउट। तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि पहले अपनी मसल्स को स्ट्रांग करो, उसके बाद में भागो, अगर भागना भी है आपको तो, राइट, अपने फैट को कम करने के लिए और प्रॉपर गाइडेंस लेके, किसी भी फिजिकल ट्रेनर की या फिजियोथेरेपिस्ट की, अगर वो आपको गाइड कर रहा है, ठीक है आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, इतना ड्यूरेशन आपको हो गया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते होते, नाउ यू आर स्टार्ट डूइंग योर एरोबिक और स्टार्ट डूइंग योर ट्रेडमिल, साइकिलिंग, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, लाइक इफ यू रियली वांट टू लूज वेट, उसमें भी ऑप्शंस है हमारे पास, जैसे स्विमिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट, जिसमें कोई लोड नहीं आता जॉइंट पे। स्टैटिक साइकिलिंग, उसमें भी लोड बहुत कम आता है। ट्रेडमिल सबसे लास्ट में आता है, बिकॉज ट्रेडमिल पे बहुत ज़्यादा लोड आता है। इवन क्रॉस ट्रेनर इज गुड, क्रॉस ट्रेनर इज ऑल्सो गुड, राइट, क्रॉस। तो ये सब इक्विपमेंट्स हैं जिन पे आपका लोड कम से कम आता है एंड स्टिल यू कैन लूज द वेट। सो अब हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ की, तो अब स्ट्रेंथ का एक्चुअल में मतलब क्या हुआ, मतलब व्हाट इज स्ट्रेंथ? अगर अभी तक तो आपने बात करी बेनिफिट्स की, कि स्ट्रेंथ के ये बेनिफिट्स होते हैं, तो फिजिकली स्ट्रांग होना हर कोई चाहता है,
लेकिन व्हाट इज फिजिकल स्ट्रेंथ? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे टेबल उठानी है एंड आई एम अ बिगनर, मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, अब ज़रूरी नहीं है कि मेरे मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ हो कि मैं इस टेबल को उठा सकूं, राइट? मेरी मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, फिर मैं कोशिश करूँगा तो मैं इंजर करूँगा अपनी बॉडी पार्ट को। इसलिए स्ट्रेंथ इज सो इम्पॉर्टेंट कि मैं कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी वेट अपने नॉर्मल रूटीन में उठा सकूँ, लिफ्ट कर सकूँ। एंड उसको ट्रेन करने के लिए हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जैसे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ऊपर से कुछ सामान उठाना है, राइट? जैसे आजकल मैं भी कर रहा हूँ कि सर्दियों के कपड़े रखने हैं, गर्मियों के कपड़े निकालने हैं, तो नेचुरली बहुत सारा सामान उठाना पड़ता है। तो अगर मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है तो नेचुरली मैं कहाँ पे लोड डालूंगा? सारा जॉइंट्स पे, राइट? तो इसलिए मसल्स की स्ट्रेंथ इज सो इम्पॉर्टेंट कि ताकि मेरी बॉडी पे बिल्कुल भी वेट ना हो, मुझे कोई इंजरी ना हो, सारा एब्जॉर्ब मसल कर ले। तो देखा जाए तो एक तरह का लूप है। यस। जिसकी मसल स्ट्रांग नहीं है वो जितना वेट उठाएगा उसके जॉइंट्स पे और लोड आएगा। Yes. जितना लोड आएगा उसकी मसल्स उतनी ही वीक होती चली जाएंगी, क्योंकि मसल्स यूज नहीं हो रही तो मसल्स वीक हो जाएंगी, उसका फिटनेस का लेवल गिरता ही चला जाएगा टाइम के साथ साथ में। Yes. और दूसरी तरफ से जिसकी मसल्स एक्टिवेटेड है, यानी कि मसल स्ट्रांग है, जितना वो और वेट उठाएगा वो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि उसकी मसल्स और स्ट्रांग हो जाएगी, राइट? इट्स अ काइंड ऑफ अ लूप। इट्स अ काइंड ऑफ लूप, यस। कि जितनी मसल स्ट्रांग है उतना वो और वेट उठाएगा, जितना और उठाएगा उतना और स्ट्रांग होता चला जाएगा, तो वो लूप बनता चला जाएगा। और मैंने बहुत लोगों को दिखा है कि कई बार क्या होता है, ज़्यादातर जो इंजरी होती है वो कैसे होती है कि एकदम से गए कहीं पर कोई हल्का सा वेट उठाया और एकदम से स्लिप डिस्क हो गया या पीछे बैक में प्रॉब्लम। बहुत कॉमन है ये, आप तो देखते रहते होंगे। हाँ, इवन कई बार क्लाइंट ये भी कहते हैं कि मैं नहाने के लिए झुका, मैंने मग्गा उठाया और मेरी बैक में एकदम से पॉप साउंड आया। अच्छा, वो एक्चुअली वो ये है कि कोर मसल्स इतनी ट्रेन नहीं थी, स्ट्रांग नहीं थी, राइट? हमारे हाथ की मसल तो स्ट्रांग थी क्योंकि ज़्यादा हैवी वेट नहीं होता है, राइट? सो बट वो कोर मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि उसने स्पाइन को स्टेबलाइज किया, क्योंकि स्पाइन आपकी फॉरवर्ड बेंडेड है। जब आपकी स्पाइन फॉरवर्ड बेंडेड है सो आप ज़्यादा प्रोन हो इंजरी के। बट अगर आपके कोर मसल्स स्ट्रांग हैं तो आपकी स्पाइन को बचा के रखेंगे, और अगर वो नहीं है तो नेचुरली वो स्लिप डिस्क इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ द पेन। और जो हम इतने आराम से बोल तो रहे हैं स्लिप डिस्क, बट उसकी वजह से किस लेवल का पेन होता है और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो वही समझ सकता है जिसको कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम हो रही है। कोई दूसरा आदमी तो समझ भी नहीं सकता। नहीं समझ सकता। अब इसमें बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन द बिगनर्स लेवल, सो मुझे लगता है पर्सन शुड नो कि वो कितना फिट है, कैसे वो अपनी फिटनेस को आगे प्रोग्रेस करे। सो कितना फिट है, अब उसमें कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें वो खुद भी कर सकता है, राइट? जैसे सबसे पहले वो अपना मेजर कर सकता है बॉडी मास इंडेक्स, विच इज BMI, राइट? सो अगर पर्सन को पता है कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, क्योंकि BMI डिफाइन करता है वेदर यू आर अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट और ओबीस। हाँ, और इसमें भी डिपेंड करता है कि आप मेल हो फीमेल हो, आपकी एज क्या है, उस सब पे डिपेंड करता है। वो चार्ट में सब मेंशन, वो पूरा का पूरा एक चार्ट है जिसमें चार्ट में सब मेंशन होता है। सो दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट BMI। सेकंड मुझे लगता है हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितने लेवल तक अपने हार्ट बीट को लेके जाना है। बिकॉज अगर हम एक्सरसाइज करते करते हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो भी अगेन रिस्क है। सो द सिंपल फॉर्मूला इज 220 माइनस एज। सो अगर हम इस फॉर्मूले में अपने आप को फिट करते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि मुझे अपनी हार्ट रेट को इतना ही लेके जाना है या पल्स रेट को इतना ही लेके जाना है, इससे आगे अगर मैं जाऊंगा तो आई में इंजर माई सेल्फ। सो दिस आल्सो, दीज आर द स्मॉल थिंग्स। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये जो फॉर्मूला भी आपने बताया 220 माइनस एज, मतलब अगर किसी की 50 साल एज है तो 220 माइनस एज दैट इज 170। यस, तो उसको 170 से ऊपर आइडियली नहीं जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि दिस इज रिसर्च बैक्ड, रिसर्च बैक्ड, यस, दिस इज रिसर्च बैक्ड, क्योंकि वो उसके लिए फिर रिस्की हो सकता है। ओके, बिकॉज जो स्टार्टिंग में हम सेफ्टी की बात कर रहे थे, मैं उसी में ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या इस वक्त फिटनेस लेवल है, और उसके हिसाब से हमें गोल्स बनाने चाहिए। उसी के हिसाब से हमें एक लेवल बनाना चाहिए कि मुझे इस लेवल तक पहुंचना है। गुड पॉइंट। सो व्हाट यू आर सेइंग इज लाइक इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्री कंसीव नोशंस जैसे लोगों के ज़्यादातर होते हैं, या जिस तरह के गोल्स होते हैं। वो क्या होता है कि नॉर्मली हमने किसी को देखा, कोई किसी का आइडल है, मान लो कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है या कोई हॉलीवुड सेलिब्रिटी है, उसकी बॉडी को देखा और बोला मुझे ऐसी बॉडी चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। यस, तो वो गलत हो गया, तरीका ही पूरा का पूरा गलत हो गया। yes. क्योंकि उसने खुद को नहीं मेजर किया, right. उसने सामने वाले को देख करके, जिसका जेनेटिक कोड उससे बिल्कुल अलग है, जिसका DNA अलग है, जिसकी बॉडी का कंपोजिशन उससे बिल्कुल अलग है, और उसको देख करके हम उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बेटर ये है कि पहले खुद के लेवल को एस्टिमेट करो, पहले खुद के लेवल को समझो, मे बी किसी एक्सपर्ट की आप हेल्प ले सकते हो समझने में कि अभी आपका एग्जैक्टली लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपना कोई फिटनेस गोल बनाओ कि मुझे अगले 6 महीने में यहाँ पहुँचना है।
दैट मे नॉट बी इवन क्लोज टू जो आपका आइडल है, जो भी आपके माइंड में एक आइडल स्टेट है, बट एटलीस्ट आप इस वजह से सेफ रहोगे, सस्टेन कर पाओगे और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाओगे। तो अभी हमने बात करी सिर्फ एरोबिक की। अगर हम स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि क्या ऐसे टेस्ट हैं, बहुत सिंपल टेस्ट हैं, जैसे पुशअप्स हो गया। फॉर एग्जांपल पुशअप्स आप 1 मिनट में कितने पुशअप्स मार सकते हो, राइट? तो इस बेसिस पे आपने आपको क्वांटिफाई कर सकते हो। सिटअप्स होते हैं जिनको हम क्रंचेस भी कहते हैं, एब्स के लिए आप 1 मिनट में कितने क्रंचेस मार सकते हो, राइट? सो दैट यू कैन कंपेयर विद मे बी आफ्टर 1 मंथ, मे बी आफ्टर 3 वीक्स। या प्लैंक में अपने आप को कितनी देर तक होल्ड कर सकते हो। तो इट कम, ये छोटे टेस्ट हैं जिसमें आप अपने आप को क्वांटिफाई कर सकते हो कि जैसे मैंने स्टार्ट किया था, आई वाज हियर, नाउ आफ्टर 3 वीक्स और आफ्टर 4 वीक्स आई एम हियर। और बेसिकली वहां से मोटिवेशन मिलना चाहिए पर्सन को, yes. बजाय कि किसी और के कंपैरिजन में देख करके कि देखो उसका इतना है, मेरा इतना हो गया उसके कंपैरिजन में, तो वहां वो कहीं ना कहीं जा करके फंस जाएगा। बट अगर वो अपने आप से अपने आप को कंपेयर करता चला जाए कि देखो 1 महीना पहले मैं इतने पुशअप्स कर पाता था, या इतने सिटअप्स कर पाता था, या इतनी देर तक प्लैंक को होल्ड कर पाता था, अब मैं इतनी देर कर पा रहा हूँ। तो दैट शुड गिव मोटिवेशन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन कि मैं खुद के कंपैरिजन में एक बेटर वर्जन बन गया। और अब मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता हूँ। अब मुझे यहाँ से ये मेरा नेक्स्ट गोल है, दैट कुड बी प्लस 10% और 20%। Because now I understood my body, I know what are the risk factors, right? I know what are the safety measures. So now I can, from that level I can reach up to that level. दिस टॉपिक इज इनफैक्ट वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि क्या हुआ था, मैं भी स्कूल टाइम में मैंने अपना जिम ज्वाइन किया था व्हेन आई वाज जस्ट अराउंड आई थिंक 15 ईयर्स ओल्ड। ओके। जहाँ पे मैं जाता था जिस जिम में, वहाँ पे मैंने देखा कि एक जो प्रॉपर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो बेसिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं, पीछे बैक पे वेट रख करके। तो वो बैक पे यहाँ पे वेट रखते थे, मतलब अपर बैक पे वेट रखते थे और फिर एक्सरसाइज करते थे। अब मुझे कोई बताने वाला तो था नहीं, मैंने वहाँ पे किसी को भी बुलाया, मैंने कहा मेरे को भी यही करना है। मैंने वो पुशअप्स करे और अपनी बैक पे, लोअर बैक पे वेट रख लिए, राइट, और एक्सरसाइज करने लगे। और बैक पूरी ऐसे कर्व थी और करता चला गया, बॉडी तो बन गई, बट उसकी वजह से बैक में मेरे प्रॉब्लम आ गई, जो कई साल तक रही थी। तो आई पर्सनली वॉन्ट कि ये जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी, ये किसी और को फेस ना करनी पड़े, और यही मोटिव है आज के सेशन का। इवन मैं एक और एग्जाम्पल इसमें ऐड कर देता हूँ। सो जैसे आई नो वन गर्ल जिसकी मैरिज होने वाली थी, राइट? शी वाज ओवरवेट एंड शी डिसाइडेड कि नहीं यार, मुझे मेरी मैरिज है अब मुझे, और मैं बेसिकली ये होता ही है, इट्स वेरी कॉमन, फोटो अच्छी आनी चाहिए। सो आई नो आजकल तो प्री वेडिंग शूट्स का बड़ा एक कल्चर सा चल गया है ना, तो राइट। सो आई नो दैट गर्ल जिसने खूब जिम किया, मतलब इवन वेट भी लूज कर लिया 10 kg 15 kg, बट एट द एंड अब उसकी स्पाइन में मल्टीपल लेवल पे डिस्क बल्ज है और स्लिप डिस्क है। अच्छा। सो नाउ शी इज फीलिंग वेरी बिग ट्रबल कि अब मैं नॉर्मल अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कैसे करूं। उस टाइम मोटिवेशन था, उस टाइम गोल भी था, बट नाउ अब वो लाइफ टाइम गोल बन गया कि अब लाइफ टाइम आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, अपनी कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, अपने आप को 30 मिनट्स देने ही पड़ेंगे, अदरवाइज यू लैंड अप इनटू अ सर्जरी। और सर्जरी भी कोई पूरा फुल प्रूफ ऑप्शन नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो सर्जरीज होती हैं वो सक्सेसफुल नहीं होती हैं। दैट्स ट्रू। सो दैट्स व्हाई टू माय पर्सनल थिंग, सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी। आप सेफ रहो, देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। आपको पता है आपके बारे में मेरा क्या लेवल है और मुझे किस लेवल तक पहुंचना है। सो दैट्स व्हाई सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात आई थिंक इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये बात मेरे को बोलने के बजाय अगर आप डायरेक्टली कैमरे में देख करके जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, उनको आप बोलें एज एन हेल्थ एक्सपर्ट। सो एज अ हेल्थ एक्सपर्ट मेरा पर्सनली आपको एडवाइस है, सबको यही एडवाइस है कि सेफ्टी इज़ द मोस्ट प्रायर थिंग। क्योंकि सेफ्टी अगर आप अपने आप को मेंटेन रखते हो या सेफ्टी का ध्यान आप रखते हो, तो आप इंजरी से प्रिवेंट हो सकते। क्योंकि इंजरी होते ही मोटिवेशन लेवल अपने आप डाउन हो जाता है, और जैसे ही मोटिवेशन लेवल डाउन हुआ, आपका जो गोल है वो नेचुरली वो हट जाएगा आपके माइंड से। फिर आपका सारा ध्यान चलेगा अब मैं इस पेन को कैसे कम करूं। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे आज यहाँ पर, एंड आई एम श्योर जो लोग अभी हमको देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और वो इस पॉइंट को याद रखेंगे। और यहीं पे मैं इस कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करूँगा, दैट इज सेफ्टी। सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू सो मच।